हाँ, नमस्ते सभी को। वही जो मैं सीरीज चला रहा था शादी को लेकर के, उसी में जुड़ करके थोड़ा कुछ और बता देता हूँ। उसमें मैंने मंगल और बुध के लिए बताया था, तब पर भी उसमें बहुत कम है। ठीक है ना। उसके बारे में जानने के लिए और भी सारे लॉ पड़े हुए हैं। ठीक है, वो एक मैं समझने के लिए दिया कि एक ग्रहों का इम्पैक्ट, मतलब रेडिएशन का इम्पैक्ट जब बॉडी में पड़ता है, और वही चीज़ किस तरीके से गेम खेल जाता है लाइफ में। ठीक है ना। तो वही चीज़ अभी आते हैं, किसी और के द्वारा, किसी दूसरे के बदौलत फैमिली मेम्बर में किसी और का शादी बिगड़ जाता है। ठीक है, एक ये वाला बात। दूसरा, उम्र के मुताबिक अगर उसके मुताबिक अगर शादी उम्र के मुताबिक ना देख कर किया जाए या ब्लाइंडली किया जाए, मतलब एज को ना देख करके, तो वहाँ पे कैसे किस खराबी पैदा कर देता है। किसी और की बदौलत कैसे, जैसे मान के चलिए किसी का बुध खाना नंबर 6 में है। ठीक है, अब वो पर्सन अगर उत्तर की ओर अपनी बेटी का शादी करवा दे, उत्तर दिशा की ओर, तो क्या हो जाएगा, अब उसका शादीशुदा ज़िंदगी बिगड़ जाएगा। ठीक है ना। उम्र के मुताबिक जैसे चंद्रमा खाना नंबर 1 में हो, तो 24वें साल से पहले या 24वें साल में या 28वें साल में अगर शादी कर ले तो गृहस्थ ज़िंदगी खराब। शनि खाना नंबर 6 घर में हो और 28वें से पहले 28वें साल में शादी कर ले तो गृहस्थ ज़िंदगी खराब। ठीक है। उसके बाद जैसे बृहस्पति खाना नंबर 7वें घर में हो, जातक अगर मेल हो, पुरुष हो, और अगर वो कोई धर्म कर्म का काम इस तरीके से कर ले जो अपने आप को सन्यासी टाइप का बना दे। ठीक है ना। और उस हालात में चंद्रमा अगर खाना नंबर 11वें घर में हो जाए उस पर्सन का, मतलब बृहस्पति 7 पुरुष हो और चंद्रमा खाना नंबर 7, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उससे नहीं फर्क पड़ता। अब चंद्रमा भी मान के चले किसी पुरुष मेल चार्ट में चंद्रमा बृहस्पति खाना नंबर 7 में था और चंद्रमा खाना नंबर 11वें घर में था। अब जो धर्म कर्म का काम वो मैंने 7वें घर से पकड़ाया। अब यही काम अगर संध्या के समय, शाम के वक्त अगर चलता रहे और सूर्य उदय से पहले 2 घंटे के पहले चलता रहे, ठीक है ना, ब्रह्म मुहूर्त पे, और ये शाम के वक्त चलते रहे, तो क्या हो जाएगा, अब गृहस्थ जिंदगी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। तो ये इतना डीप देखना पड़ता है एक चीज़ को फिट करने के लिए, मीन्स एक मैरिज लाइफ को फिट करने के लिए वहाँ पे कितना डीप जाना पड़ता है। ठीक है ना। शुक्र खाना नंबर 4 में हो और अगर वो पर्सन किसी और का बातों को लेकर के उजागर कर दे, किसी और के ऐब को, मीन्स जो किसी और की छुपी छुपाई बात है वो उसको पकड़ ले और उसके सामने किसी और के सामने बोल दे जा करके, तो उसका गड़बड़ी हो जाएगा फिर। इसलिए उसको नहीं बोलना है। ठीक है ना। तो इस ऐसे कुछ योग हैं जो बहुत ध्यान में रख करके कुंडली को देख करके फिर जा करके ये सब में प्रिडिक्शन देना पड़ता है। उस सब में सावधानी रखना पड़ता है। ये जो मैंने बोला इसको सावधानी के तौर पर मान के चलिए, मतलब कुंडली में इस तरीके से योग है, मतलब बृहस्पति खाना नंबर 7वें घर में है, तो उसको धर्म कर्म के काम इस तरीके से नहीं करना है जो सन्यासी टाइप का हो जाए। ठीक है ना। घर में बड़े रूप में मंदिर मूर्तियाँ रख करके नहीं बनानी है, बृहस्पति खाना नंबर 7वें घर में हो तो। अब उस हालात में चंद्रमा भी खाना नंबर 11वें घर में हो जाता, और उसमें अगर वो शाम के वक्त अगर वो एक्टिविटी करे और ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सूर्योदय के 2 घंटे के पहले में अगर उस एक्टिविटी को करे, अब इस हालात में ये दोनों इसको त्यागना होगा, ये प्रिकॉशन उसको मानना होगा, फिर जा कर के वो उसमें लगाम खींचेगा। अब यहाँ पे रेमेडी तो बाद में बात की बात है, लेकिन ये जो परहेज है, ये जो वार्निंग मैं बता रहा हूँ, ये वार्निंग वहाँ पे स्ट्रिक्ट हो जाएगा रेमेडी करने के बजाय। रेमेडी बात की बात है, क्योंकि ये जन्मजात है, तो इसमें रेमेडी अगर कर देंगे, मान के चलिए हमने बृहस्पति खाना नंबर 7 से हमने वहाँ पे रेमेडी कर दिया, चंद्रमा खाना नंबर 11 से अगर वहाँ पे रेमेडी कर दिए लॉ के मुताबिक,
तो ये मान के मत चलिए कि हमने रेमेडी करने के बाद ये एक्टिविटी चलता रहेगा, नहीं, ये एक्टिविटी को परहेज कर मतलब रिमूव कर देना होगा और साथ ही साथ रेमेडी भी उसमें चलाना होगा। चाहे रेमेडी ना भी करे फिर भी वहाँ पे जो प्रिकॉशंस है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो प्रिकॉशंस को लेके चलना होगा। ठीक है ना। अब शुक्र खाना नंबर 5वें घर में हो, ठीक है, अब किसी भी कारण से खाना नंबर 10 या 3 या 8 से खराबी होता रहे, या उसके घर में 2 और 7 में खराबी घर में हो जाए, और जहाँ तक का कुंडली में बुध किसी लॉ के मुताबिक खराब हो जाए, अब वो पर्सन अपना जिद के कारण, अपना अड़ियलपन के कारण लव मैरिज कर ले, ठीक है, जो घर उसको इजाज़त नहीं दे रहा था फिर भी वो जाकर के वो जिद किया, अब वो गृहस्थ मैरिज लाइफ गड़बड़ा जाएगा। अब उसको ये प्रिकॉशन उसको लेके चलना होगा कि यहाँ पे इस तरीके से प्रिडिक्ट है, इस तरीके से उसके लिए मुकद्दर ने जो किस्मत लिखा हुआ है उसके मुताबिक उसको चाल ढाल चलना है, ठीक है। बुध खाना नंबर 3 में हो, उसी हालात में अगर खाना नंबर 11 और 9 भर गया हो, ये मैं आज को जो मैं बता रहा हूँ ना सारा एडवांस की बात में बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये टेक्निकल बातों को बोल रहा हूँ। बोलने का कारण है कि एक तो विद्या को इतना दूर तक मैं अगर ओपन ना भी करूँ, एक समझ होता है कि कितना दिन तक अपने पास रखूँ, ठीक है, और ये सब हम लोगों के पढ़ाई में है और लोगों को थोड़ा थोड़ा ये सब नॉलेज मिलता रहे ताकि डिफेंस होता जाए। क्योंकि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि यूट्यूब में देख करके वो पानी डालते रहो, गुलाब जल डाल करके, ठीक है ना, कुछ ऐसे उपाय करते रहो, तो ये सब से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता क्या है, आपके कुंडली में प्रॉपर तरीके से क्या योग बैठा हुआ है, उसके मुताबिक क्या आप पर्टिकुलर ट्रीटमेंट ले, पर्टिकुलर प्रिकॉशंस ले, ठीक है ना, सिर्फ मैरिज लाइफ में नहीं अदर्स फील्ड में भी। तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए, इसको इंडिकेट करने के लिए, इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मैं ये सारा लॉ दे रहा हूँ कि ये इस तरीके से कुंडली होने पर, इस तरीके से लॉ होने पर ये प्रिकॉशंस इस तरीके से लेना पड़ता है। एक यूनिवर्सल की बात नहीं है इसमें कि हर कोई अगर देखेंगे कि वीडियो देखेंगे कि फिरोजा पहनने से मैरिज लाइफ ठीक हो जाता है, जिरकन लगाने से मैरिज लाइफ ठीक हो जाता है, गले में स्फटिक की माला लगाने से मैरिज लाइफ ठीक हो जाता है, परफ्यूम लगाने से मैरिज लाइफ ठीक हो जाएगा, शुक्र मतलब शब्द क्या है, शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो ये सिंपल सा ये एक लॉ काबू नहीं है। अब मैरिज लाइफ को ये काबू नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। तो ये सब रेमेडी भी यहाँ पे बेकाबू है, यहाँ पे कोई काम का नहीं करेगा, ये बेकाम का रह जाएगा, और मैरिज लाइफ की खराबी को भी वो काबू नहीं कर पाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ठीक है। जब तक इस लॉ को कोई एस्ट्रोलॉजर देख करके पर्सन को, उसे क्लाइंट को उसके मुताबिक ये वार्निंग उसको ना दिया जाए, उसको प्रिकॉशंस उसके मुताबिक ना दे दिया जाए, ठीक है ना। तो मैं क्या बोल रहा था, बुध खाना नंबर 3 में हो जाए, उसके मुताबिक लॉ क्या बनेगा, खाना नंबर 11 और 9वें घर में अगर कोई भी ग्रह आ जाए, अब ये बुध क्या करेगा, बहुत सारे घर को नष्ट कर देगा। अब उस हालात में ये गृहस्थ जिंदगी को भी खराब कर देगा, ठीक है। हमने तो मंगल को इसमें लाया ही नहीं अभी तक। तो ये कुछ लॉ हमने उजागर किए हैं, ठीक है, जो आपको माने जो एस्ट्रोलॉजर स्पेसिफिक रहेगा वो इन चीज़ों को, इम्पोर्टेंट चीज़ों को पकड़ करके उस क्लाइंट को उसको सौंप दिया जाएगा। अभी मान के चलिए किसी का 28वें साल चल रहा है और उसको पता नहीं कुंडली में शनि के मुताबिक क्या लॉ है, और उसके घर में रिश्ता आ गया, अच्छा क्या कर देगा, शादी कर देगा। क्या मिलाएगा, उसका गण क्या है, लड़का का गण क्या है, लड़की का गण क्या है, ठीक है, वो मिलाओ, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसकी कुंडली में योग क्या है, शादी ये रिश्ता टिकेगा कैसे, एज के मुताबिक ये फिट बैठ रहा है कि नहीं। अभी 28वें साल में शनि अगर खाना नंबर 6 में हो जाए, ये वो 28 साल में किया गया शादी उसको बर्बादी कर देगा। चंद्रमा खाना नंबर 1 में अगर हो जाता, ये 28वें साल में किया गया शादी उसको बर्बादी कर देगा, ठीक है ना। और भी कुछ लॉ है। अब ये तो क्या हमने एज को
इंपॉर्टेंस दिया, और एक योग बताया था हमने किसी और के बदौलत मैरिज लाइफ बिगड़ जाना। ठीक है, जैसे शुक्र खाना नंबर 12वें घर में हो, कुंडली में खाना नंबर 2 और 7 खाली हो, ठीक है, फिर यहाँ पे मैरिज लाइफ बिगड़ेगा। बुध और शुक्र मिलकर खाना नंबर 7वें घर में हो, पहला घर खाली हो, तो भी यहाँ पे मैरिज लाइफ बिगड़ेगा। ठीक है, किसी और के बदौलत, जब मान के चले किसी भाई की कुंडली में सूरज खाना नंबर 2 में हो, और उसी साथ साथ शुक्र का ही शत्रु ग्रह खाना नंबर 7वें घर में हो जाए, अब उस भाई की कुंडली में ये शुक्र होने के कारण, ये शुक्र का ऋण बनने का जैसे योग बनने के कारण, अब उसके घर में औरों का भी, भाइयों का भी मैरिज लाइफ बिगड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए कहाँ से कुंडली, कहाँ से जांच पड़ताल हो रहा है। शादी करवाना है किसी भाई का या किसी बहन का, कुंडली कहाँ से जांचा जा रहा है, उसी के भाई का, जो शादी के लिहाजे में है ही नहीं, मतलब वो शादी की गिनती में नहीं है, वो शादी का वहाँ पे ऑडियंस है, लेकिन कुंडली किसकी कुंडली से बाईपास देखा जा रहा है, भाई की कुंडली से बाईपास देखा जा रहा है। तो ऐसा है, इंपॉर्टेंट बातों को उजागर करना होता है कुंडली देखते वक्त। कभी कभार कुंडली एक पर्सन का देखा जाता है, लेकिन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए कुंडली उस फैमिली मेम्बर के 5 को देखा जाता है। क्यों? किसी और की कुंडली में क्या योग पड़ा है, उसका इम्पैक्ट किसी और को क्या आ रहा है, वो देखना होगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो इसीलिए सिर्फ एक चीज स्टेटमेंट को लेकर के यहाँ पे काम नहीं चलता, वहाँ पे हजारों कंडीशन है, उस कंडीशन को पूरा करते हुए एक चीज को निर्धारित होगा। ठीक है, तो ये सब है टेक्निकल बात। क्यों इतना टाइम लगता है कुंडली देखने में, क्यों एक कुंडली की दिखाने गए थे, एक कुंडली एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया 5 कुंडली, किस लिए? वो स्पेसिफिक एस्ट्रोलॉजर्स है, सब नहीं करेगा वो सब, उन लोगों की पढ़ाई हुआ उस तरीके से, उसका स्ट्रीम ही वो वाला है, तो फिर जा कर के वो सारे चीज़ों को फिल्टर कर पाएगा। ठीक है ना। तो ये जब तक भाई की कुंडली में योग है, अब भाई को ठीक करना होगा, भाई के कुंडली में जो योग पड़ा हुआ है उसको ठीक करना होगा, तब जा कर के यहाँ औरों की मैरिज लाइफ में गड़बड़ी पैदा नहीं होगा। ठीक है। इसमें और एक ही जोड़ देता हूँ, मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि लड़कियों को एक सिचुएशन बन गया अभी के डेट में, एक चॉइस बन गया कि जिम से संबंधित बातों को जोड़ करके हम देखेंगे। ये एकदम से वैल्यूलेस बात है। ठीक है ना। ये कब कौन करता पता है? जिसके कुंडली में बुध खराब है, मीन्स जिसका खोपड़ी खराब है, मतलब जिसके बातों में कोई बेस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं हो, तो वहां पे ये गड़बड़ी पैदा हो जाता है। कैसे? जिम का संबंध वहां पे जोड़ा, यह है शुक्र का एक रूप जो मंगल मिश्रित आकर्षण। ठीक है ना। आकर्षण का कई भेद है, स्मेल से आकर्षण, आंखों को देख करके, किसी शरीर को देख करके आकर्षण, ठीक है, किसी के बातों को सुन करके आकर्षण, किसी के टच को फील करके आकर्षण। तो ये जिस तरीके से आकर्षण का भेद है, तो वही आकर्षण में ये एक शरीर का आकर्षण है, मीन्स मंगल और शुक्र मिश्रित, जो एक खराब सेंस को इंडिकेट करवाता है, मीन्स एक भोग का एक अलग रूप। तो वो इच्छा जो है उसका फुलफिलमेंट के लिए ये यहाँ पे इस चीज़ का डिमांड रखा गया है। ठीक है ना। तो ये है, मतलब वहाँ पे क्या देखा जा रहा है, वहाँ पे देखा जा रहा है शरीर का कदकाठी। तो जब ये शरीर का कदकाठी देखा जा रहा है, मीन्स उसमें क्या है, एक सिर्फ फिजिकल को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। और ये आकर्षण यहीं पे क्यों पैदा हुआ? क्योंकि यहाँ पे मंगल बद का आकर्षण है, ये खराब मंगल का आकर्षण है। ठीक है, जिसमें शरीर की ऐसे अंग जो प्रदर्शन हो रहा है जो सेक्सुअलिटी को दर्शाता है। ठीक है, जो अधिक कामुकता को दर्शाता है। तो इसीलिए दोनों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल्स हो, तो यहाँ पे इस तरीके से गेम खेल जाता है दिमाग की सोच में। तो ये गड़बड़ी कब पैदा होगा? जब कुंडली में
एक तो बुध खराब, दूसरा शुक्र के साथ राहु मिश्रित हो जाए, तब जाकर के ये सारा गेम खेल जाएगा और कुंडली में मंगल बद हो जाएगा। तो ठीक है ना, क्योंकि मंगल बद की चाह क्या है? मंगल बद की चाह है हर समय, हर वक्त, हर तरीके से उसको मेटेरियलिस्टिक सुख को पाने के लिए किस हद तक जाना पड़े और भोग को पाने के लिए किस हद तक जाना पड़े। ठीक है, इसमें और भी लॉ जुड़ेगा, सब कुछ ओपन करना यहाँ पे संभव नहीं है। जो जो मैंने यहाँ पे ओपन करना था, क्योंकि ओपन करने का उद्देश्य वही है कि लोग जानते थे क्या, सिंपल सा एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये दशा बना, ये ग्रह इसकी राशि में है, ये उसकी राशि मालिक वहाँ पे है, ये योग बन गया, ये उसके मुताबिक देख रहे थे। ठीक है ना, तो हम जो बात कर रहे हैं इसका लैंग्वेज अलग है। तो ऐसे हालात में अगर उपाय को इंडिकेट किया जाए ब्लाइंडली, तो कितना बड़ा ब्लाइंड गेम खेल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कभी भी ब्लाइंडली कोई भी रेमेडी नहीं होता है, वो कुंडली के मुताबिक रेमेडी होता है, कुंडली के मुताबिक प्रिकॉशंस होता है, सावधानियाँ होता है, क्या परहेज रखना है, क्या प्रिकॉशंस रखना है ज़िंदगी भर। ठीक है, तो ये जो योग बना उसके मुताबिक यहाँ पे रेमेडी डिजाइन हो, फिर जाकर के यहाँ पे काम करेगा। ठीक है ना, मैं अक्सर कुंडली देख करके बोल देता हूँ कि आपको लव मैरिज नहीं करना है, अरेंज मैरिज करना है। तो बोलता क्यों? एक देखता हूँ कि उस पर्सन का बुद्धि किस हद तक है, दिमाग कितना हद तक स्ट्रांग है, मुकद्दर ने उसको कितना हद तक दिमाग दिया, स्ट्रांग दिमाग दिया है क्या नहीं, एक ये। दूसरा, कुंडली में और स्ट्रांग कुछ लॉ तो नहीं है जो इनडायरेक्ट हिंट कर रहा है, डायरेक्ट ही उसको हिट कर रहा है कि उसको मैरिज लाइफ में लव से संबंधित मैरिज जोड़ करके मैरिज नहीं करना है, वो कहीं तो योग तो नहीं है। ये दो चीज़ देख करके ज़्यादा उसमें स्टेप ले जाता है, हम उसको डायरेक्ट लिखित रूप में दे देते हैं कि आपको अरेंज मैरिज ही करना है, लव मैरिज नहीं करना है। क्यों? जहाँ कुंडली ने दिमाग के ताकत को कम किया, वो पर्सन अपने पार्टनर को चुनने में गड़बड़ी कर देगा। जो चीज़ उसके सामने मान के चले, उसके दिमाग उसको उस तरीके से नहीं पेश किया था, उतना जजमेंट नहीं कर पाया, चीज़ों को भाप नहीं पाया, इमोशनली उस जगह में गेम खेल जाएगा और वो धोखे में आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि बुध खाना नंबर 11वें घर में हो जाए और चंद्रमा खाना नंबर 5वें में ना हो, या तो बुध खाना नंबर 11वें चंद्रमा 5वें घर में हो जाए और व्यक्ति अगर नॉनवेज लेता रहे, ठीक है, वाइन भी लेता रहे, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, तो क्या होगा? अक्सर फीमेल के केस में मैं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, तो वो अपने लिए जो पार्टनर चुनेगा ना, वो ब्लाइंडली चुनेगा, उसको पता ही नहीं रहेगा क्या है माजरा है। अब उसमें अगर उसके साथ साथ राहु खाना नंबर 8वें घर में आ जाए, अब तो क्या क्या कैसे जाएगा? उसके सामने सारा कुछ जो विजिबल होगा ना, सारा इल्यूशन होगा, मतलब वो मरुभूमि का मरीचिका के जैसा, मतलब दूर से तो देखेगा कि वहाँ पे पानी है, सामने जाकर के देखेगा वहाँ पे कुछ पानी नहीं है। ठीक है, तो यह है घटना। कई केस ऐसा है। क्यों? ऐसा पर्सन क्या हो जाता है? ऐसा पर्सन दिमाग से कमज़ोर, इन लोग सिर्फ दिल से काम करता है, तब जाकर के वो दिमाग से कमज़ोर और दिल से खेलने के कारण कोई और उस दिल में खेल जाता है, तो वो धोखे में आ जाता है बाद में। ठीक है ना। अब पुरुष के कुंडली में ये योग क्या बोलते हैं हम लोग? उल्लू का पट्टा। क्यों बोलते हैं उल्लू का पट्टा? ये हर बातों को, हर उस वारदात को, हर उस घटना को इतने मजाक में लेगा कि उसके लिए ये सब कुछ है ही नहीं। वो शादी जैसे सीरियस मैटर को भी मजाक में लेगा, जैसे भुजिया खा रहा हो, मैंने खाया पिया फेंक दिया कागज को। ठीक है ना, तो यह है गड़बड़ी। तो पुरुष के क्षेत्र में क्या होता है? उसका ये नाटकबाजी, उसका ये उल्लू का पट्टापना के कारण उसका पार्टनर को ज़्यादा दिक्कत होता है, मीन्स उसके जिससे शादी कर रहा है लड़की, जिस फीमेल से, तो उसको ज़्यादा दिक्कत हो जा रहा है। ठीक है ना। बच जाएगा कब ऐसा पर्सन? जब सरकारी नौकरी में आ जाएगा। कैसे? उसका मंथली क्यों आता रहेगा ना, तो वहाँ से वहाँ पे रिकवरी होता रहेगा उसको बचने का,
क्यों? पैसा ही इस जगह में सबसे बड़ा गेम खेलेगा। ठीक है, अब यही योग अगर जब लड़की की कुंडली चार्ट में हो जाएगा, अगर लड़का अगर उसको स्टैंड करने लायक नहीं होगा, उसको कहीं पे गिर जाए तो, या फिर उसको सपोर्ट देने लायक नहीं होगा, उतना हद तक उसका भी बुध कुंडली में खराब अगर है और शुक्र और राहु के साथ मिश्रित होकर के खराब है, तो बोल के फायदा नहीं। और तो अगर वो लड़की अगर लड़का चुन रहा है, जो मैंने बोला कि एक एग्जांपल देख के मैं बोला कि बुध खाना नंबर 11वें घर में हो जाए, अब उसमें अगर उसका दिमाग उतना हद तक नहीं लगा, लेकिन किस्मत के बदौलत अगर उसको अच्छा लड़का मिल जाए ताकि उसको सपोर्ट दे, उसको हर तरह से समझ ले, तो वो एक हाउस वाइफ के तौर पर वो रह लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि उसका जो मर्द है उसको क्या चाहिए? दुनियावी काम झाम चाहिए, दुनियावी कनेक्टिविटी चाहिए, मीन्स लोगों के साथ मिलजुल करके काम धाम करना, किस तरीके से पैसों को लाना, तो ये सारा कुछ एक्टिविटी कौन करेगा? वो पुरुष करेगा। तो उस हालात में उस पुरुष में वो बुध कुंडली में उसका अच्छा होना चाहिए। और अगर नहीं है तो क्या चुनो? सरकारी जॉब वाला चुनो। तो क्या होगा? यहाँ से एक बचाव क्या बनता रहेगा, इसका मंथली आता रहेगा, एक सप्लाई को पानी का जैसा। ठीक है, भले बेशक वो आए और महीने में 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, और एक महीना रेडी है आने के लिए। ठीक है ना, ये एक दफ़ा ये। दूसरा, अगर ऐसे पर्सन में क्या होता है, अगर अपना दिमाग कंट्रोल पे नहीं रहेगा, तो अगर नशे का आदी हो जाए तो जा करके फिर 12 बजेगा। ठीक है, ये मैंने बुध खाना नंबर 11वें में से दिया। ठीक है ना। अब किसी और के बदौलत, जैसे कि हमने बोला था भाई की कुंडली में सूरज खाना नंबर 2 में था। ठीक है, तो उसके बदौलत उसमें उस हालात में किसी और का मैरिज लाइफ बिगड़ रहा है। तो उसी तरह अगर पिता की कुंडली में ये बुध से सूर्य के साथ मिलकर के खाना नंबर 11वें घर में आ जाए, ठीक है, और कुंडली में मंगल बद वाले घर पे आ जाए, माने लॉ के मुताबिक बद वाला आ जाए, और अगर वो ऐसा कोई कर्म करे जो पाप की श्रेणी में हो, अनैतिक कर्म हो, अब उस कर्म के बदौलत उस घर में उसका नेगेटिव इम्पैक्ट झेलने को मिलेगा, मैरिज लाइफ गड़बड़ा जाएगा किसी का। ठीक है ना, चाहे उसका जितना भी उसका माने अपना जो है उसमें। ठीक है, और दूसरे और साइड से भी उसमें खराबी को झेलना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस, अब इस कुंडली के मुताबिक डिफेंस क्या लिया जाएगा, इस कुंडली के मुताबिक प्रिकॉशंस क्या लिया जाएगा? उसको जो वो एक्टिविटी कर रहा है, वो सूर्य बुध खाना नंबर 11वें घर में आ गया, अब उसको मानना होगा, ये करवा घूट निकलना होगा कि ये जो एक्टिविटी कर रहा है, कमाई कर रहा है जिस तरीके से, उसको, और वो जो कर्म कर रहा है उसको बंद करना होगा। ठीक है, इन जनरल देखने जाए तो अलग चीज़ है, लेकिन टेक्निकल देखने जाए तो ये इसका नस पकड़ा गया, ये कहाँ गड़बड़ी पैदा हो रहा है। ठीक है ना, अब उसको उस कर्म को बदलना होगा ताकि किसी औरों को उस घर में, उसके अपने सगे संबंधियों को, अपनों एकदम से जो अपना जन्मजात जो है, उन लोगों को उसमें डिफेंस मिले। ठीक है ना। उसी तरह जब कुंडली में चंद्रमा खराब हो जाए, अब पर्सन अपने माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाए, और वही चंद्रमा की खराबी के कारण कुंडली में अगर इजाज़त ना हो, मीन्स उसको परमिशन ना हो कि नल, कुआं, ट्यूबवेल, ये सब चीज़ उसको अपने इनकम के पैसों से खुदवाना है घर पे, तो वहाँ पे उसके बदौलत यहाँ पे मैरिज लाइफ बिगड़ेगा। अगर वो इस वार्निंग को ब्रेक किया तो यहाँ पे मैरिज लाइफ जाएगा, फाइनेंशियल इशू भी आएगा। ठीक है, और बड़े रूप से उसमें सेहत में भी दिक्कत दे देगा, मीन्स उसका हेल्थ इशू कर देगा। तो ये सब सारा लॉ देखना होता है एक कुंडली को जांचने के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या बोला हमने कि एक कुंडली की इलाज करते वक्त उसके घर के औरों का भी कुंडली देखना होगा कि उसी की बदौलत किसी और का पंगा तो नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना, जैसे कि कोई बच्चा जन्म ले लिया और उसकी कुंडली में ऐसा धोखे वाला सिचुएशन बना हुआ है
जो वो बच्चा जन्म लेने के बाद उसका माँ बाप को तकलीफें दे रहा है। अब उस बच्चे की कुंडली से माँ बाप की कुंडली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसको बच्चे का कुंडली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसके माँ बाप को सिचुएशन ठीक करने के लिए। ठीक है, तब यहाँ पे उसी कुंडली के मुताबिक एक रेमेडी बनेगा। तांबे के सिक्के को लाल धागे में उसके गले में डालना होता है। कब? वो लॉ जांचने के बाद वो सिचुएशन जा, तब यहाँ पे रेमेडी अप्लाइड होगा, उस बच्चे के लिए रेमेडी होगा। प्रॉब्लम किसको आ रहा है? माँ बाप को। रेमेडी किसका हुआ? बच्चे का। इस तरीके से बाईपास होता है। ठीक है ना। तो कई केस ऐसा आता है कि बोलता है कि हमारा ये है, हमारा वो है। तो सारा वृत्तांत जानने के बाद जब हम लोग देख हिस्ट्री चेक करते हैं उसका, इसका पर्सन का कुंडली लेके आइए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो लोग मजाक में चला जाता है। ठीक है ना, ऐसा कैसे होता है? तो ये ऐसे ऐसे होता है। उसी प्रकार सूरज खाना नंबर 7वें घर में हो और पर्सन गुस्सा, जिद, अड़ियलपन करे, मतलब ये सूरज खाना नंबर 7वें घर में हो। और भी लॉ देखना होगा, खाना नंबर 1 में क्या है, खाना नंबर 5वें घर में क्या है, खाना नंबर 2 में क्या है। ठीक है ना। और 7वें घर का मालिक का हालत क्या है। तो ये हो गया टेक्निकल पॉइंट। और भी अब उस हालात में हम डायरेक्ट इसको बात बोल दे रहे हैं कि अगर खराब हो पर्सन, अगर अपने कैरेक्टर में जिद, अड़ियलपन, गुस्सा ये हद से ज़्यादा करते रहे या करते ही रहे, तो क्या होगा? मान के चलिए उसको तो कामकाज मिल जाएगा, उसको मान के चलिए ऐसे में, ऐसे हालत में भी ना सरकारी नौकरी मिलता है और ना भी मिले, उसका घर में जब बेटी जन्म लेगा, उस बेटी का शादी होने के बाद उसका गृहस्थ जिंदगी बर्बाद होगा। कर्म किसने किया? पिता ने किया। भुगता कौन? बेटी। ठीक उसी प्रकार जो हमने सूर्य बुध का खाना नंबर 11 से बोला, तो मान के चलिए पिता की कुंडली में ऐसा योग है। ठीक है, और बिगड़ा कौन? उसकी बदौलत उसकी बेटी का जिंदगी बिगड़ा। उसी प्रकार कुंडली में अगर वो योग रहा जो हमने खाना नंबर 11वें घर में जो योग बताया, और ऐसे भी कुंडली में शनि खराब हो जाए किस लॉ से, लॉ के मुताबिक खराब, अच्छा ही, और जातक आज के डेट में सस्ता वाला बिजनेस, जल्दी मुनाफा देने वाला बिजनेस कौन सा है? वो है दारू का। ठीक है, और नशीला पदार्थों का। अब अगर वो इस तरीके से बिजनेस कर ले और यही बिजनेस के कारण उसके, अगर वो अगर अपना समय निकाल दे अपने आप को लगाम में रख करके, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस में आएगा? उसके घर वाले पे आएगा। ठीक है ना। तो वो किसी भी रूप से खराबी पैदा कर सकता है, चाहे खुद के लिए भी हो, साथ ही साथ अपने जो बेटी हो, बेटा हो, वाइफ हो, तो उन लोगों के इर्द गिर्द ये सारा कुछ घूमते रहेगा असर। ठीक है। हाँ, असर का कम ज़्यादा होगा, वो अपने अपने पर्सन के कर्म के मुताबिक, अपने अपने कुंडली के लॉ के मुताबिक, उसका प्रिकॉशंस के मुताबिक वो असर का कम ज़्यादा होगा। लेकिन वो जो एक्टिविटी किया, उस एक्टिविटी का नेगेटिव इम्पैक्ट इसके मुताबिक फैलेगा। तो आप लोग क्या समझते हैं? इतना इजी है सब कुछ। ठीक है, सिंपल देखा जाए तो सब कुछ इजी है, लेकिन जब इसके नस को पकड़ना है, सारा डीप एनालिसिस करना है, तो सब कुछ इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो इसमें रेमेडी का तो वो जिक्र होगा नहीं, क्योंकि ये जागरूक बनाने के लिए, नॉलेज देने के लिए हमने बताया सिर्फ। क्योंकि यहाँ पे उपाय जो होगा वो कुंडली के विशेष में होगा, किस बदौलत, किसके बदौलत और किस वजह से क्या बिगाड़ रहा है। ठीक है ना। ये मैरिज लाइफ का क्यों लाया हमने कि ये ज़्यादा इशू अभी डेट में चल रहा है, और ज़्यादा, और हेल्थ इशू, और 3 वो फाइनेंस का इशू। ये 3 चीज़ ज़्यादा चल अभी खराबी में ज़्यादा है मार्केट में। एक हेल्थ इशू, फाइनेंशियल को लेकर के कंप्लेन, और दूसरा मैरिज लाइफ को लेकर के। तो इसमें जागरूक क्या रहना है? कुंडली ना भी हो, कम से कम ये बर्थ डिटेल रखना जरूरी है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, ताकि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने के बाद, ये सारा चीज़ देने के बाद, उसका ब्लड टेस्ट, MRI, CT स्कैन हो सके। ठीक, उससे एडवांस लेवल पर जो भी टेस्ट होगा वो भी हो सके। ठीक है। और आपको एस्ट्रोलॉजर भी वैसे चुनना है
जो उसमें ये सारा चीज़ को प्रैक्टिकली डिफ्रेंशिएट करके आपको ही चीज़ को आपको ही दिखा दिया जाए। ठीक है ना, भले बेशक सच्चा कार्रवाई क्यों ना हो। तो इसके साथ साथ मैं और एक चीज़ बात अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि जिसको लाल किताब एस्ट्रोलॉजी सीखना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कम से कम फीस में उसको बेसिक से एडवांस और इसका वास्तु ये कंप्लीट मैं सिखाने जा रहा हूँ। जिसका इंटरेस्टेड है वो डायरेक्ट मुझसे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसके लिए होगा ये सारा चीज़? जो इस विद्या को सीखने के लिए डेडिकेटेड है एकदम से। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत अधिक फीस लगेगा, हाँ जितना मेहनत का जायज़ फीस है वो लगेगा। और ताकि ये नेकी, ये विद्या हमें क्या सिखाता है? दुनिया के लिए नेक कर्म करने के लिए, और यही चीज़ किसी और को सिखा करके मैं इसको आगे और लेके जाना चाहता हूँ। तो जिसका भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है मैं उसका कुंडली देखूँगा, उसके मुताबिक उसको मैं विचार दूंगा, अपना विचार दूंगा और उसको बताऊंगा कि ये आपके लिए ज़रूरी है सीखना या नहीं है। ऐसा नहीं कि जो भी आए मैं सिखा दूंगा, ऐसा नहीं। मैं उसका जांचूंगा कुंडली के मुताबिक, फिर जाकर के उसको सिखाऊंगा। ठीक है। क्योंकि ये जो विद्या है मेहनत मांगता है। वो आपका 3 महीने का क्लास, 1 हफ्ता के क्लास, शॉर्ट कोर्स, ये सबसे काम नहीं चलता है। ठीक है ना। इसको कम से कम सीखने के लिए आपको कम से कम अगर आपको टाइम दे सके तो कम से कम 4-5 साल लगेगा। ठीक है। और वहाँ पे मैं यहाँ पे कुंडली में यही देखूँगा कि आपके कुंडली में दिमागी शक्ति और इस विद्या को लेने के लिए शक्ति, उसका सोच विचार कितना हद तक है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि चीते की चाल होनी चाहिए और बाज की नज़र होनी चाहिए। ठीक है ना। चीते की चाल क्यों? कुंडली के योग को देख करके फट से पकड़ा जाए। ठीक है। बाज की नज़र के साथ, मतलब बाज का नज़र हुआ, डायरेक्ट उसमें निशाने में तीर लगाना है और चीते की रफ्तार से फटाफट काम निपटाना है। तो ये दोनों चीज़ उसमें होना चाहिए, तब जा कर के इस एस्ट्रोलॉजी वाले फील्ड में आना उसके लिए सार्थक है। ठीक है। चीते की चाल और बाज की नज़र, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ देखना होता है, बहुत लॉ को याद रखना होता है, फिर जा कर के एक डिसीजन पे पहुँचाया जाएगा।